नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। जी हां, आपको बता दें, कोरोना वायरस को हराकर लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पिता बन गए हैं। जॉनसन की मंगेतर कैरी ने बुधवार को लंदन के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि मां और बेटा दोनों ही स्वस्थ हैं। कैरी के मां बनने की खबर ऐसे समय में आई है जब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो गर्मियों में बच्चे को जन्म देंगी। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा है कि बच्चे के जन्म से दोनों ही लोग काफी ज्यादा रोमांचित महसूस कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनकी मंगेतर के लिए बहुत ही भावुक पल है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित अफगान विशेष दलों के अड्डे को बुधवार को एक फिदायीन हमलावर ने निशाना बनाया। इसमें 3 आम नागरिकों की मौत हो गई है और 15 लोग जख्मी हो चुके हैं। सरकार ने हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार बताया। एक सैन्य अधिकारी ने बताया है कि विस्फोट सैन्य कमांडो के अड्डे के बाहर हुआ। उस वक्त वहां अनुबंध के आधार पर काम करने वाले असैन्य अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियान ने बताया है कि जहां विस्फोट हुआ वह स्थान चाहार असियान जिले में आता है। उन्होंने हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया और इसे इंसानियत के खिलाफ जुल्म बताया। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है। लाखों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हैं, अपना इलाज भी करवा रहे हैं। ऐसे में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। डॉक्टर और पुलिसकर्मियों को अपनी सुरक्षा के लिए किट भी नहीं मिल पा रही है। कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। सुरक्षा किट न होने पर वो लोग अक्सर बीमार हो रहे हैं। उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जर्मनी के डॉक्टर्स को भी इन दिनों ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी के डॉक्टर्स के विरोध जताने का एक तरीका सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इन डॉक्टर्स ने प्रदर्शन का तरीका ये रखा है कि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, उसके बाद उन्होंने अपनी क्लिनिक पर बैठकर वहां आने वाले मरीजों का इलाज किया। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं डॉक्टर्स ने किस तरह से नया तरीका अपनाया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2,17,000 से ज्यादा हो चुकी है और कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,38,000 को पार कर गई है, जबकि 9,55,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां मृतकों की संख्या लगभग 60,000 को पार कर गई है और 10,35,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। वहीं सिंगापुर में बुधवार को कोरोना के 690 नए मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को कोरोना 690 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 15,641 पर पहुंच चुकी है, जिनमें से ज्यादा विदेशियों की संख्या बताई जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं भारत की। जी हां, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो यहां पर कोरोना वायरस से जंग लगातार जारी है और इसके खिलाफ देश के कोरोना वॉरियर्स लगातार दिन रात जुटे हुए हैं। इस बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हेड कांस्टेबल अर्जुन खेरियल ने अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के तेरी मिट्टी गाने को अलग ही अंदाज में पेश कर दिया है और कोरोना वॉरियर्स को इसे समर्पित किया है। 3 मिनट 21 सेकंड के इस गाने में अर्जुन ने आईटीबीपी के कोरोना के खिलाफ लड़ाई के शब्दों को बयान किया है। इसके साथ ही उन्होंने गाना उन सभी सुरक्षा कर्मियों, पुलिस बलों, चिकित्सा कर्मियों समेत उन सभी को समर्पित किया है जो लगातार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान
100 लाल तेरे रखवाले सरहद के रखवाले हैं हम, करते हैं हम एक और करम, है मुश्किल में जो लोग यहाँ उनकी सेवा में खड़े हैं हम। लौट आएगी फिर वही खुशी, संग मनाएंगे त्योहारों को हम, मेरे खून में बसता है सदा जय भारत वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों को शुक्रिया अदा किया गया है। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी का कहर देश और दुनिया में लगातार जारी है। वहीं इसी को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार समय समय पर इस पर बात करने की कोशिश करती रही है कि सरकार के खजाने का पैसा किसान और कृषि दोनों के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया है। आरंभ से लेकर आज की तारीख तक देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 71,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसानों की संख्या 9.39 करोड़ है। कृषि का क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। जीडीपी में कृषि का योगदान 3.7% था। मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में ये प्रभावित नहीं होगा। भी हुआ तो बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित हो गए, लेकिन आप देखिए कि आज देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। सब्जियां प्रचुर मात्रा में उतनी नहीं मिलती होंगी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिलता देश में जो ये कहे कि सब्जी मुझे मिली ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कहे कि मुझे दूध मिला ही नहीं। ये सब कृषि आधारित गतिविधियां हैं और किसान की नेक नियति भी देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि सारा कामकाज स्मूथ चलता रहा और भाव भी नहीं बढ़े। इसलिए यह व्यवस्था निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर निरंतर बल दिया जाए, यह सरकार की प्राथमिकता है और उसी के परिणाम स्वरूप कृषि का क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों भी आपके ध्यान में आएगा कि सामान्य तौर पर जीडीपी की बात होती है तो जीडीपी में भी कृषि के क्षेत्र का योगदान 3.7% रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में भी ये बहुत प्रभावित नहीं होगा।
सरकार समय समय पर लगातार इस बात का प्रयत्न करती रही है कि सरकार के खजाने का जो पैसा है भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए किसान और कृषि दोनों की मदद के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 तारीख को खत्म हो रहे लॉकडाउन को लेकर नए प्लान की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इसके लिए अभी केंद्र के स्पष्ट दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा है कि हमने ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों और आवाजाही में छूट दी है, हालांकि रेड जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। यहाँ पर सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि जहाँ छूट दी गई है वहाँ भी सड़कों और दुकानों के सामने लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है। वहीं ग्रीन जोन में प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। और वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की स्थिति को लेकर कहा है कि बंगाल में कोरोना की स्थिति को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बंगाल की सरकार के खिलाफ कुछ दिनों से हम लोग ये शिकायत दर्ज करते आ रहे हैं कि बंगाल में कोरोना की चलते, कोरोना के कारण कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं और उसमें कितने लोगों की मौत हो रहे हैं, ये सारे ब्यौरा स्पष्ट तरीके से आम लोगों के सामने पेश होना चाहिए। बंगाल की सरकार आज भी पहले जैसे कोरोना को लेकर आम लोगों से लुका छुपी खेलते आ रहे हैं। और अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन में राहत देते हुए कई ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है जनता से, आप भी सुनिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 38 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 50,000 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਰਮਨੀ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ ਤਾਈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਸਤ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਸਪਟੰਬਰ ਤਾਈਂ ਇਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਿਫਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ
2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਓ ਔਰ ਲॉकडाउन और कर्फ्यू रहेगा, वो रहेगा 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹ 21 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ताकि उन्होंने उत्थे रहائश और रोटी वगैरह का सारा प्रबंध। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जेडीयू की। जी हां, आपको बता दें कि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कोरोना समेत देश के कई अहम मुद्दों पर अपनी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। संक्रमण का निरंतर बढ़ते जाना, मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी होना, ये भारत के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है। यद्यपि यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में ये संख्या नहीं, WHO और ICMR कह चुके हैं कि अभी ना इसकी कोई वैक्सीन बनी है, ना कोई प्लाज्मा थेरेपी है। यद्यपि खोज का कार्य जारी है। इकोनॉमी का निरंतर गिरता हुआ स्तर NDA के लिए नहीं, समूचे देश के लिए ही चिंता का विषय होना चाहिए। लॉकआउट खुलने के बाद सभी दलों के नेताओं को इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए अपने अपने सुझाव सरकार को देने चाहिए, उसका स्वागत होगा। RTI के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बड़े धनाढ़ लोगों के पास जिस तरह से कर्ज की वसूली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। आने वाले समय में कर्ज देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सवाल उठाए ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मॉब के द्वारा लिए गए तमाम फैसले, उसका हम पहले से विरोध करते रहे हैं। पालघर और बुलंदशहर की घटनाएं भी उसी का हिस्सा है। और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब के मोहाली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीसी गिरीश दयालन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक हुजूर साहब नांदेड़ से वापस लौटे 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 5 मोहाली के और 1 अंबाला का है। इसके अलावा जवाहरपुर में एक और मामला पॉजिटिव पाया गया है। मोहाली जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये 73 हो चुकी है। इनमें से 30 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 41 का इलाज अभी जारी है। इसके अलावा 2 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से 10वीं और 12वीं कक्षा की लंबित बोर्ड परीक्षा को आयोजित करा पाना अभी संभव नहीं है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगले सत्र के लिए पाठ्यक्रम को 30% तक छोटा करना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। स्कूलों में बच्चों को मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ बुलाया जाए अभी बच्चों को, जब तक वहाँ स्कूलों को खाली करके पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जाएगा। बच्चों को बुलाना किसी भी तरह से सेफ नहीं होगा। तो ऐसे में एक ही तरीका बचता है कि हम CBSE की परीक्षा को
रद्द करें और जैसा हमने 9वीं और 11वीं में किया है कि बच्चों के असेसमेंट के आधार पर, उनके छमाही एग्ज़ाम के आधार पर और बाकी असेसमेंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो वैसे ही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स रह गए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट्स के रहे हैं और कुल 83 सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, उन सब में भी बच्चों को उसके आधार पर पास किया जाए। तो ये तो मैंने उनको एक सुझाव दिया था। दूसरा सुझाव मैंने उनको ये दिया है कि अब क्योंकि काफ़ी समय बच्चों का लॉकडाउन में बर्बाद हो गया है, हम चाहे जितना कह लें ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चे अपना सेल्फ ट्यूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट बंद हैं, स्टेशनरी बंद हैं, किताबें बंद हैं, फैसिलिटीज़ बंद हैं, लोगों का आना जाना संभव नहीं है, तो बच्चों का नुकसान तो हो रहा है। वैसे में हमें अपने स्टैंडर्ड नीचे लाने पड़ेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम CBSE के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करें और उस 30% की कटौती को सिर्फ CBSE के पाठ्यक्रम में ना करें, NCERT के पाठ्यक्रम में ना करें खाली, बल्कि उसके बेस पे होने वाले एग्ज़ाम्स जो अगली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं, JEE के एग्ज़ाम हैं, उन सब में भी इसको लागू करें। ये मैंने उनको एक सुझाव दिया है और इसी तरह से उनको सुझाव दिया है कि बाकी जितने बच्चे अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के पास में ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। दिल्ली में हमने देखा है कि 68% बच्चों के पास में, हमने एक सर्वे किया था सभी बच्चों से, तो 68% बच्चों के पास में ऑनलाइन सिस्टम इजीली उपलब्ध है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके करते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा वर्क रह जा रहा है। तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो कि फ्री टू एयर भी है और सभी लोगों को उपलब्ध भी है और सरकारी सिस्टम है, जनता के टैक्स के वजह से चलता है, तो इसको अभी एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाए। और हमने दिल्ली की तरफ से भी 3 घंटे का समय ऑल इंडिया रेडियो FM पर और 3 घंटे का समय दूरदर्शन पर मांगा है। दिल्ली सरकार भी स्टडी कर रही है कि दुनिया के देशों में जहां स्लो डाउन हुआ है, अन्य राज्यों में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने खुद भी कई राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ भी चर्चा की है कि मौजूदा हालात में इकोनॉमी को बढ़ाए रखने के लिए और जॉब्स को बचाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। साथ साथ सरकार का रेवेन्यू भी बना रहे, क्योंकि इकोनॉमी के नीचे जाने से, सेल के नीचे जाने से सरकार के पास में टैक्सेस बहुत कम होते चले जा रहे हैं। आज दिल्ली सरकार का मैं डेटा दे सकता हूँ, अप्रैल 2019 में हर महीने का टैक्स करस्पॉन्डिंग उसमें देखा जाता है, करस्पॉन्डिंग मंथ में, तो पिछले साल अप्रैल में हमारे पास में 3500 करोड़ रुपए आया था टैक्स के रूप में। इस साल केवल 325 करोड़ रुपए आया है, जो कि 10% से भी नीचे चला गया है। तो ये बहुत चिंता की बात है। राज्यों के पास, सरकारों के पास भी पैसे नहीं रहेंगे, कंपनियों के पास भी नहीं रहेंगे, लोगों की जॉब्स जाएंगी, तो बहुत बुरा दौर आएगा। इसलिए सबको सोच समझ के कि सरकार के पास भी रेवेन्यू कहाँ से आए, उसके भी सोर्सेज पे चर्चा करनी पड़ेगी, बिजनेस भी आगे बढ़े उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, और साथ साथ जॉब्स, मिनिमम जॉब लॉस हो, जॉब लॉस तो होगा लेकिन उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लगातार जारी है। इसके चलते लोग अलग अलग राज्यों में फंस गए हैं। वहीं कुछ राज्यों की सरकारें प्रवासी मजदूरों और लोगों को उनके घरों तक भेजने का काम कर रही हैं और कोटा में पढ़ रहे छात्रों को भी बहुत से राज्यों की सरकारों ने वापस लाने का काम किया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोटा में और अन्य राज्यों में पढ़ रहे छात्रों को वापस नहीं ला रहे हैं। इसी कड़ी में JDU के नेता अजय आलोक ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, जो भी माननीय भाजपा के सांसद हैं या कोई अन्य लोग भी हैं, तो उनको जानकारी का अभाव है। परसों मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष नीतीश जी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा कि किन परिस्थितियों में हम बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा ही वर्जित है। 2005 एपिडेमियोलॉजी एक्ट के तहत इंटरस्टेट ट्रैफिक नहीं हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है कि इस एक्ट में संशोधन करें, क्योंकि सिर्फ कोटा नहीं, हमारे बच्चे बैंगलोर में फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे कर्नाटका में फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, हमारे बच्चे तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों का मामला है, हर एक को हम मदद पहुंचा रहे हैं, हर जगह मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन वापस तभी ला सकते हैं जब इस एक्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार इसमें संशोधन करे। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, अन्य लोगों को भी मैं अपील करता हूं कि केंद्र सरकार से निवेदन करें कि इस एक्ट में संशोधन कर दिया जाए ताकि हम सबको वापस ला सकें। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वापस बुलाया है बच्चों को, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति ली है या नहीं ली है, किन परिस्थितियों में केंद्र ने अनुमति दी है, उसी परिस्थितियों में हमें भी कर दें। तो ये तो केंद्र सरकार को करना है ना।
यही बात प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने कही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट में भी हमने यही बात कही है। कोर्ट ने भी 7 दिन का वक्त दिया है केंद्र सरकार को, तो हम उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में रास्ता निकल जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं जो सांसद महोदय हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, सरकार आपकी है। भाई देश प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और उनके निर्देश के हिसाब से हम राज्य चला रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो केंद्र सरकार हमें कहने को कह रही है। इस आपदा के समय व्यर्थ की राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार। और चले इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।